एजेंडा आज तक में आज का दिन बहुत खास है। एजेंडा आज तक 23 के साथ मैं उम्मीद करती हूँ आप सब सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे होंगे अपने विचार, जो कि यहाँ के मंच पर जो कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हम अपने लीडर्स को भी यहाँ पर सुन रहे हैं, हम अपने रियल लाइफ हीरोज़ को भी यहाँ पर सुन रहे हैं। आज अब से कुछ देर बाद यहाँ पर परमवीर चक्र विजेता, जो कि केवल 3 हैं जो जीवित हैं आज हिंदुस्तान में, उनमें से भी एक हमारे सामने होंगे। और यकीन मानिए, आप हीरोज़ को पर्दे पर देख सकते हैं, पर इनसे मिलने का मौका अगर आपको मिल गया तो आपकी किस्मत बिल्कुल चमकती हुई होगी। और अभी ऐसे ही 2 हीरोज़ को और उनके साथ उनके मार्गदर्शक को मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी। आमतौर पर आप उनके डेजिग्नेशंस के साथ, लेकिन मैं यहाँ पर आपकी कामयाबी के साथ आपको पुकारूंगी। चाहे चंद्रयान हो, चाहे आदित्य L1 हो, सिर्फ क्रिकेट मैचेस हम नहीं सेलिब्रेट करते हैं वहाँ की विक्ट्री। इस साल देश ने वो सेलिब्रेट किया है जिसने दुनिया में हमारा मस्तक ऊंचा किया है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी 2 वैज्ञानिकों को जो इसरो से आई हैं, कल्पना कलाहस्ती, निगार शाह जी, और साथ में ऑनरेबल मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। और यहां पर मैं कहूं कि भारत का प्रतिनिधित्व कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो रहा है, तो आप समझिए जितेंद्र जी जो कि जम्मू कश्मीर से आते हैं, और कर्नाटक से कल्पना मैम, और निगार मैम जो तमिलनाडु से आती हैं। और इसीलिए इस बात को लेकर आपको ये समझना भी होगा कि हिंदी में हम चर्चा करेंगे, लेकिन कई दफ़ा अंग्रेजी में जवाब होगा या फिर एक मिक्सचर के साथ जवाब होगा। लेकिन मुद्दा यह है कि शब्द समझ में आने चाहिए, भाव समझ में आने चाहिए, क्योंकि जिस दिन हम सब ने इस साल अंतरिक्ष की अपनी कामयाबी का जश्न मनाया था, उस दिन सिर्फ भाव थे, भावनाएं थी। मैम, बाद में आपने देखा होगा, उस समय तो सब इन्वॉल्व रहे, पर बाद में आपने देखा होगा, मन को कैसा लगा था वो देख के कि पूरा देश कोई आंसुओं से रो रहा है, कोई खुशी से उल्लास मना रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीलिंग इज, आई वुड से, इज सेटिस्फैक्शन मिला। जो भी काम हमने ले लिया वो पूरा किया था, तो सेटिस्फैक्शन आई वुड से इज़ द फर्स्ट फीलिंग। इसके बाद या कुछ मिला और वी फेल्ट यस वी हैव कंप्लीटेड, एंड इट हैज़ ब्रॉट इन लॉट ऑफ प्राइड फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर आवर टीम, for completing the task what we have taken up, whatever management has given us and what we could not achieve in Chandrayaan-2, we have completed that. So I would say the most important feeling is satisfaction of completing the task. जो संतुष्टि मिली उसकी कोई तुलना नहीं है। मैम जुड़ी हुई हैं, कल्पना मैम चंद्रयान के साथ, और आदित्य L1 के साथ निगार शाह जी मैम जुड़ी हैं। मैम, we used to joke that during Corona, all of us became doctors. We learned so much about medicines. Now with the space missions, all of India, it's as if everybody is interested in the smallest detail that's going on. Does that put a pressure on you with a mission like Aditya L1, which is so difficult, even if we talk about international missions? Yani, I'll also translate my question. क्या इससे आदित्य L1 जैसे मिशन के साथ आपके ऊपर दबाव पड़ता है ज़्यादा, क्योंकि दुनिया भर में ये एक बहुत बड़ा कारनामा होगा? Yeah, it's no pressure at all, but always it gives us more responsibility. That nation is looking at us at every detail, so we should be more responsible and give more to the nation. And we are very happy that we could inculcate some scientific temperament in the younger generation watching the space missions. So that way we are happy with it gives us energy to do more and more missions and more laurels to the country. सर, हम तिरंगा दुनिया में ऊंचा करने की बात करते थे, ये तो अंतरिक्ष पर तिरंगा फहराने की बात है। मतलब एक मिशन खत्म होता है तब तक दूसरा मिशन। अभी तो मैं समुद्र के नीचे वाला भी मिशन आपसे समझना चाहती हूँ। मानव रहित मिशन तो बहुत देश अपना अटेम्प्ट करते रहे, हम मानवों के साथ मिशन वो अटेम्प्ट कर रहे हैं।
क्या कितना बड़ा है हमारे देश की नीतियों की प्लानिंग में अंतरिक्ष में तिरंगा लहराना? सबसे पहले तो आपकी अनुमति से श्वेता जी, मैं एक बात थोड़ी सी, बिकॉज कल्पना जी और निजार जी चूँकि हमसे बड़े लंबे समय से जुड़ी हैं और बहुत मॉडेस्ट स्वभाव की है। निजार जी इज़ द हेड ऑफ द आदित्य मिशन, तो ये कहना ज़रूरी है। द रेस्ट ऑफ द मेन आर बीइंग लेड, तो उस मिशन की मुखिया यही हैं और सेकंड हेड हैं कल्पना जी चंद्रयान की। So they are in a leadership role, not mere participants. So male folks are the participants. एक बहुत बड़ा बदलाव जो स्पेस के माध्यम से आया है। और दूसरा, जैसे आपने तिरंगा का कहा, निश्चय ही तिरंगा वहाँ पे लहराना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन साथ ही साथ मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ा जो बदलाव आया है पिछले कुछ एक वर्षों में, 4-5 वर्षों में, वो इसलिए भी आया कि हमारे पास वैज्ञानिकों की या प्रतिभा की कोई कमी ना थी। प्रतिभा भी थी, योग्यता भी थी, मेहनत करने का उनमें मादा भी था, आंखों में सपने भी थे, दिल में अरमान भी थे। आप पुरानी तस्वीरें देखें सारा भाई की, तो साइकिल पर चढ़ा करके अपना सामान ले जाते थे, यानी उस प्रकार का जज्बा भी था। लेकिन जो अभाव था वो था अनुकूलता का, जो इनेबलिंग मिलियो, जो नीति निर्धारक या जो राजनीतिक नेतृत्व दे सकता है, वो अब हमें उपलब्ध हुआ है पिछले 3-4 वर्षों से, जब प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुमति से अंतरिक्ष के विभाग को खोल दिया गया टू ऑल दी स्टेक होल्डर्स। और उसका परिणाम ये हुआ कि चंद्रयान की भी जब लॉन्चिंग हुई है तो लगभग 1000 लोग प्रत्यक्ष रूप से, 1000 मीडिया कर्मी, 10,000 लोग होंगे और 1000, और वही नज़ारा आदित्य के समय भी था। यानी ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर के श्री हरिकोटा के दरवाजे सदा बंद रहते, 10 लोगों की टोली अंदर बैठ कर के गोपनीयता के पर्दे में काम करती, बाहर की दुनिया को मालूम नहीं था क्या हो रहा है, इसलिए इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था। और तीसरे दिन कहीं अखबार के रिमोट कॉलम में कहीं खबर छप जाती कि श्री हरिकोटा से कोई लॉन्चिंग हुई। कहाँ है श्री हरिकोटा, दैट वाज आल्सो डिफिकल्ट टू फिगर आउट। अब आज भी एक बच्चों की एक टोली वहाँ से गई है उत्तर से, तो आज भी मैं उसका फैसिलिटेट करके आया। यानी हमने खोल दिया उसको कि भाई वहाँ अब स्कूल के बच्चे भी जा रहे हैं, कॉलेज के बच्चे भी जा रहे हैं। और पहली बार जब चंद्रयान की लॉन्चिंग हुई तो आपने ठीक कहा कि ये सब लोग अगर सारे देश ने उस दृश्य को देखा है, और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा भारतवासी था जो उस समय पर्दे के साथ नहीं जुड़ा था टीवी के, तो जैसे भारत पाकिस्तान का मैच होता है वही दृश्य। तो ये इसलिए हुआ कि हमने सबको लगा कि ये मेरा मिशन है, ये मेरा मिशन है, इसमें मेरा स्टेक है और मेरा भविष्य भी है। और वो प्रमाणित इस बात से भी होता है कि ये जब फिज़ा खुली है तो उससे पहले हमारे पास स्टार्टअप्स, मात्र एक स्टार्टअप था। आप अनुमान लगाइए इस स्टार्टअप के युग में 2019 या 20 तक, आज बढ़ करके उसकी संख्या 190 तक पहुंच गई। और इसी साल में अभी 8-9 महीने बीते हैं, अप्रैल से लेकर के जो फाइनेंशियल ईयर है दिसंबर तक, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 124 US डॉलर, जो लगभग 1000 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। यानी प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स के लिए खोल दिया गया, उसको स्टार्टअप्स के लिए खोल दिया गया। उससे ना केवल हमें फाइनेंशियल पूल हमारा बढ़ा, बल्कि नॉलेज पूल भी बढ़ा। जैसे इन्होंने ठीक कहा कि दूसरी पीढ़ी के लोग भी आए, मीडिया कर्मियों के आने से बहुत सी इनपुट्स मिलती है। जब चंद्रयान की लॉन्चिंग हुई, जैसे मैंने कहा कि 1000 मीडिया कर्मी वहाँ थे, तो किसी ने, आलोचक ने ट्वीट किया कि व्हाट इज़ न्यू, इतना बड़ा हाइप क्यों क्रिएट की जा रही है। तो वो मीडिया मित्र ने मुझे दिखाया, कह लगे ये ट्वीट है, आपको कुछ कहना है। मैंने कहा नहीं, आप यहाँ पहली बार कब आए थे? बोले आज आया। मैं कहा इससे पहले कहते कभी नहीं। मैंने कहा ये दिस इज़ न्यू। यानी अब आप भी वहाँ जा सकती हैं, वहाँ देख सकती हैं, हमें इनपुट्स दे सकती है। हम अनावश्यक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके बैठे थे, और सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, उससे हमारा रिसोर्स पूल भी कम होता था, बहुत नॉलेज और फाइनेंस, हमारी इन्वेस्टमेंट भी कम होती। हम लगाते थे अपना, जब हम तुलना करते थे नासा के साथ, लेकिन ये भूल जाते थे कि नासा में 50-60% से अधिक रिसोर्स नॉन गवर्नमेंट है। और ये जो 4-5 साल में बदलाव आया है, इसका नतीजा ये हुआ है कि हमारी जो फॉरेन सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग की क्षमता भी बढ़ गई। अब आप देखिए कितना गर्व महसूस होता है, किसी भी भारतवासी को होगा कि वो अमेरिका, वो रूस, जो बहुत साल पहले हमसे अंतरिक्ष की यात्रा
प्रारंभ कर चुके थे, आज उनके सैटेलाइट हमसे लॉन्च हो रहे हैं आज भी। और इनमें से हालांकि फॉरेन सैटेलाइट्स की प्रक्रिया ये सरकार आने से पहले हो चुकी थी, लेकिन मोदी जी ने जिस प्रकार से लिबरलाइज कर दिया उसका नतीजा ये हुआ कि यदि कुल मिलाकर के फॉरेन सैटेलाइट्स अभी तक मुझे लगता है 431 के लगभग है, गिनती बढ़ती जाती है, उसमें से लगभग 397 यानी ऑलमोस्ट 400 इन्हीं 10 सालों में हुए, क्योंकि वी वर गिविंग देम एन इनेबलिंग फैसिलिटेशन अपनी फैसिलिटी, और हमारी उससे अर्निंग हुई है। लगभग 170 मिलियन से अधिक डॉलर कमाए गए, और यूरोपियन सैटेलाइट्स अगर आप देखें तो लगभग 290 मिलियन से अधिक यूरोस। यानी स्पेस इज नाउ ऑल्सो एज्यूमिंग एन इम्पॉर्टेंट बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। और दूसरा एक और जो ये तो काम कर ही रहे थे, लेकिन हम इनका पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे थे। आज स्पेस टेक्नोलॉजी हैज एंटर्ड वर्चुअली एवरी हाउस होल्ड। हमारे जितने भी, और ये इन्हीं 5-10 सालों में हुआ, स्मार्ट सिटीज़ हैं, हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड है, टेली मेडिसन है, डिजिटल हेल्थ है, हमारे ये जो स्वामित्व कार्यक्रम है, गति शक्ति है, जितनी भी मोदी जी ने स्कीम्स प्रारंभ की हैं उसमें कहीं ना कहीं स्पेस टेक्नोलॉजी का, यानी ना केवल रॉकेट लॉन्चिंग तक इसको सीमित रखा, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे जो विकास के कार्य, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर काम है, उसको भी इसका भागीदार बना। तो ये सारा बदलाव हुआ। मुझे लगता है कि हम ही अन्याय कर रहे थे जो सरकारें रहीं वैज्ञानिकों के साथ। मोदी जी ने उसका जब वो इनेबलिंग वैल्यू दिया तो आपको अनुमान होता है कि आज दूसरे देश भारत की अगुवाई में काम करने का, अभी हमारा जो साउथ पोल में इन्होंने पहुंचाया है चंद्रयान 3 जो पहली बार गया, सारा विश्व बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि हम उनके साथ इनपुट्स शेयर करें। अभी तो नहीं की क्योंकि अभी ये उसका विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन नासा और अमेरिका जैसे देश जो कि 1969 में मानव उतार चुके थे, और वो क्यों इंतजार कर रहे हैं कि उनको हमारी क्षमता पर इतना भरोसा है, बल्कि हमारी क्षमता से चौंक गए। 1969 में अमेरिकन मानव एक उतरा चांद की धरती पर, लेकिन वहाँ पर पानी होने का प्रमाण इनका चंद्रयान लेकर आया, H2O मॉलिक्यूल्स की फाइंडिंग्स। तो देखो अमेरिका भी चौंक गया कि साहब ये तो गजब का टैलेंट था जिसको बांध के रखा गया था। और मुझे लगता है कि हमें आभार प्रकट करना है इस सरकार का और मोदी जी का कि एन आउटलेट हैज़ बीन ऑफर टू अस। ऐसा नहीं है कि हमारे वैज्ञानिक कहीं जाकर नासा में भी काम करते थे, पर वो नेचुरली जो ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है उसका आउटपुट हो जाता है। पर मैम एक तो चंद्रयान के बारे में समझना चाहते हैं, वो जब चल रहा था तो हम सब ने साउथ पोल मून का क्यों इतना डिफ़िकल्ट है वहाँ पर जाना, लूनर डे कितने दिनों का होता है, वो सारी चीज़ें हम समझे। पर अभी जितना अभी तक आप लोग एनालाइज कर पाए हैं, जो कुछ डेटा हासिल हुआ है, ये कितनी बड़ी कामयाबी रही है मानव जाति के लिए? See, the first thing is, yes, first time we have gone near to South Pole and first time in situ experiments हमने demonstrate किया है। ये पहली बार हुआ है क्योंकि तब तक it was only orbiting satellites around the lunar surface which were going around the South Pole to do some measurements, but in situ experiments हमने पहली बार किया है South Pole में। इससे बहुत सारा scientific data मिला है क्योंकि लैंडर में हमने 3 scientific instruments we have flown and rover में 2 scientific experiments instruments ने we have flown on it. So lander जो भी मैंने बोला 3 experiments बिल्कुल अलग अलग सा है। एक तो सिस्मिसिटी, लूनार सिस्मिसिटी मेजर करने वाला इल्सा इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सिस्मिसिटी एंड अनदर वन इज़ रंबा पेलोड। ये 3 हमने पेलोड्स बोलते हैं। सो इट इज़ अ लैंगमर प्रोब जो what is the plasmicity, lunar plasma, what is the intensity of the lunar plasma about the ions and the electrons around the south pole we have measured, first time measure किया है। और इसके साथ एक प्रोब, थर्मल प्रोब पहली बार उसने ड्रिल करके लूनार सरफेस में हमने मेजर किया है व्हाट इज़ दी थर्मल कंडक्टिविटी of the lunar surface, regolith of the lunar surface in the south pole। ये सब पहली बार किया है और जो भी साइंस डेटा मिला है it will be very very useful for the future missions, for the manned missions to understand what is the environment there. And in the rover we had 2 experiments which is APXS and the LIPS payloads. 2 payloads we have launched. One is laser based and another one is alpha particle based
experiments. So this also has given us a great amount of data with respect to the abundance of the elemental abundance of the lunar surface and the minerals and the materials existing there. So all these have provided a great science. It will be very helpful for the future missions actually. मैम मैं आप लोगों से आपकी पर्सनल जो लाइफ होती है और कैसे आप उसे मैनेज करती हैं वाकई इस तरह की ऐसे जो सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए हो रहे हैं जो मिशंस। पर उससे पहले मैं आदित्य L1 के बारे में भी जान लेना चाहती हूँ। मैम दिस मिशन एंड स्पेसिफिकली ऑल द स्पेस मिशंस आर वेरी कॉस्टली, दे इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी। हैव यू सीन अ चेंज इन द years preceding the particular mission that has been launched, and what is the status as of now for Aditya L1? Aditya L1 now it's have already crossed 20 lakh kilometers, and January first week we are planning to insert into the halo orbit around the Lagrangian point. So by the time it will be traveling, reaching almost 30 lakh kilometers, and we have switched on many of the payloads, and we are doing the preliminary functional tests of that all the instruments, and almost all the instruments are switched on and seen the functionality. So once it is inserted into the halo orbit around L1, our commissioning phase starts, and all the instruments will start operating. So the mission is doing very well and going on good. मतलब जब हम साईफाई फिल्में देखते हैं तो कई बार देखकर सोचते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन उसके बाद जब हमारे मिशंस होते हैं तो श्वेता जी, ये कॉस्ट के बारे में मैं एक बार ये दर्शकों के ध्यान में डाल दूं। ये जैसे उदाहरण के तौर पर जो चंद्रयान 3 था, क्योंकि बहुत बार ये पूछा जाता है कि साहब इतना पैसा खर्च रहे हैं, इससे फ़ायदा क्या होगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, बहुत से लोग पूछते हैं, और ना भी पूछें तो कई बार गपशप की आदत रहती है। हमारा जो चंद्रयान मिशन है ये केवल 600 करोड़ रुपए में, और उसके पैरेलल जो रूस का मिशन था 12,000 करोड़, यानी एक तरह, और वो नाकामयाब रहा। यानी 12,000 करोड़ वाला नाकाम हुआ, 600 करोड़ वाला कामयाब हुआ। वो इसलिए कि हमारे पास जो साधनों का अभाव है या जो पैसे का अभाव है, वो उसकी पूर्ति आपने ह्यूमन रिसोर्स से की, मतलब सेरिब्रल हमारे एसेट्स बहुत ज़्यादा है। तो हमने 1 महीना लगाया पहुंचने में लगभग। यानी पहले हम ऐसे जब धरती से उठे तो पहले ऐसे गोल चक्कर काटने लगे, छोटे 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 करते 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 8-10 चक्कर बाहर लगा के फिर ऐसे हमने बड़ी चतुराई के साथ, जैसे आप वो ट्रैफिक लाइट काटते हैं, हम दौड़ से ऐसे दूसरी साइड चले गए और चंद्रमा के लूनर सर्किट में चल गए, बाहर से फिर अंदर, फिर यानी हमारा फ्यूल बच रहा था, हम ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ चल रहे थे। जैसे हम भी जब नई नई गाड़ी खरीदते हैं तो अगर पेट्रोल का ज़रा मुश्किल रहता है तो न्यूट्रल डाल दिया, तो हम वो न्यूट्रल कर रहे थे। वो 12,000 करोड़ लाइक रॉकेट गए, मतलब रॉकेट लाइक जैसे बुलेट ट्रेन, और वो जाके क्रैश हो गया। दोनों मुस्कुरा रही हैं बहुत, मुझे लग रहा है कि क्या यही सोच जाती है जब इंडियन साइंटिस्ट। Our cerebral resource is much more than our material resource finance, and that is what makes up for everything else. That's what I'm trying to tell. Always look at the optimal utilization of the resources what we have actually. ये क्या ये इनहेरेंटली इंडियन होने की वजह से होता है? हम जब भी कोई काम करते हैं लगता है कम से कम में हो जाए तो अच्छा है। जो भी है उससे हम जो भी करना है कर देते हैं। I think that is a legacy right from the founding fathers like विक्रम साराभाई। उन्होंने जैसे उस समय और डिग्निटी ऑफ लेबर इतना था कि साइकिल के कैरेज पे उठा के सामान ले जा रहे हैं इतने बड़े वैज्ञानिक, तो उसमें कोई उनको एम्बैरेसमेंट नहीं था। मैम आप टॉपर रही हैं हमेशा क्लास की? टॉपर नहीं हूँ, जस्ट नियर टू दैट, इट्स नॉट दैट। क्योंकि अभी 10th 12th के डेट्स आए हैं, मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सब आपकी इन बातों को सुनेंगे। मैम व्हाट अबाउट यू, हैव यू बीन अ टॉपर? या ऑलवेज थ्रू आउट? वाओ। तो मतलब आप बहुत सारी स्टीरियोटाइप्स होती हैं। हाँ, शी इज स्टिल अ टॉपर, शी इज टॉप ऑफ द टीम। मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग एक्चुअली आप लोगों को जब हम लोग देखते हैं वो काम करते हुए, वो देखकर लगता है, क्योंकि बहुत सारी स्टीरियोटाइप्स होते हैं। जब ये कहा जाता है कि अरे लड़कियां ड्राइव नहीं कर सकती ढंग से, लड़कियां स्टैटिस्टिक्स को लेकर बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन क्या आप did you have to break these stereotypes as you travel to the top?
or just happened? No, in ISRO, the stereotyping or the glass ceiling is not there. So if you have a Ma'am, now or always? always since I've been there in ISRO for the last 33 years. I've never since my joining, I have never come across such things. If you are talented and if you have the zeal to do the things, and you will be given an opportunity to show your mettle and show your performance. ये होम मेकर वाला पार्ट मैम, कल्पना मैम, कितना रहता है आपके डेली लाइफ में? Yeah, that is, we have to have a support system. Otherwise, it's not possible. But you manage? Yes, my mother supports me at home. So that's why I could concentrate more on my career, and she was supporting me. Wonderful. Ma'am? Definitely, support system is very, very important because we have to spend quality time at office. So that thought of doing everything by our own at home also, I think there we have to relax and we have to take the support. Only then we can justify. Because usually we used to have that thought of like, everything, if I do only, it will be perfect at home. That thought actually will take away the quality time. We have to strike a balance here. Wherever required, we have to take support. Family plays an important role. Husband, children all come together and they try to give the required support, and that is very essential. Only then I think we can give our full concentration when it's really required at office, when really important tasks are going on, when it has to be a wholesome concentration actually. So for that, this support system is very much essential, and family plays a very important role in this. हमेशा से कहा गया behind every successful man there is a woman. अब तो उल्टा हो रहा है. उल्टा हो रहा है? नहीं, but just to add to what she was saying, श्रीहरिकोटा का जो तभी मैं चाह रहा हूँ कि और से और लोग जाएं वहाँ. अब तो काफ़ी सारे विजिटर्स आ रहे हैं, खासतौर स्कूल कॉलेजेस, पंजाब से लेकर के त्रिवेंद्रम तक, केरला तक. वहाँ का जो अपना उनका कल्चर है वो भी एक फैमिली कल्चर है. तो उनका अपना एक इनबिल्ट सपोर्ट सिस्टम है, बहुत बहुत बढ़िया. बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत से लोग जा कर के उसको एम्यूलेट करें जो उनका मॉडल है वर्किंग का, बिकॉज दिस इज सक्सेस स्टोरी. सो सक्सेस स्टोरी मस्ट हैव सम मॉडल. वर्किंग क्या है उनकी, तो दे आर देयर लाइक अ फैमिली. वो यंगस्टर्स में देखते हैं कौन प्रतिभाशाली है. जैसे घर में माता पिता देखते हैं कि भाई ये बच्चा इस लाइन में, तो उसको अकॉर्डिंगली काम देते हैं. और ये तो चूंकि बड़े मिशंस की हेड है, लेकिन जो हमारे जितने छोटे छोटे, बिकॉज इनके बाई मिशन है, वहाँ पर भी लेडीज फीमेल्स आर हेडिंग देम. और जिस दिन लॉन्चिंग होती है उससे पहले बाकायदा पूजा होगी, तिरुपति जाया जाएगा. फिर जब लॉन्चिंग कामयाब होगी तो फिर से तिरुपति जाया जाएगा. और लॉन्चिंग के तुरंत बाद कोई केक नहीं कटता, शैंपेन नहीं खुलती, एक लड्डू बांटा जाएगा सारी फैमिली में. तो दे लिव लाइक अ फैमिली, दे वर्क लाइक अ फैमिली. जी जी, एक रिवायत है इनकी. जी, यू टेल देम, इज इट ऑलवेज शी इज आस्किंग. Definitely, after all the hard work done, we look towards God for His blessings. That is a practice. Do your best and God will do the rest. Is the संस्कारी एक कार्य शैली है वहाँ पे. जितेंद्र जी, ये बताइए कि वो जो हमारी जो मानव मिशन है उसको लेकर क्या चल रहा है इस समय और कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, अच्छा किया श्वेता जी आपने पूछा. वैसे तो हमने कल्पना की थी कि आज़ादी के 75 साल के बाद ही के साथ ही हो पाए, लेकिन कोविड के कारण आप जानती हैं 2-3 साल विलम्ब हो गया. जब लॉकडाउन हुआ तो हमारे वैज्ञानिक रूस में प्रशिक्षण पा रहे थे ग्रेगरी इंस्टीट्यूट में, उनको वापस आना पड़ा. अब स्थिति ये है कि उसके ट्रायल फ्लाइट शुरू हुए हैं. अब 2-3 होंगे क्योंकि उसके अलग अलग फंक्शंस के ट्रायल होने हैं. क्योंकि एक मोटे तौर पर हम ये बात समझ लें कि जितना आनंद हमें मानव को अंतरिक्ष में भेजने में आएगा, उतना ही आनंद हमें उसको सुरक्षित वापस लाने में भी आना चाहिए. तो यदि कोई नामुराद ऐसी बात हो जाए तो उसको वो ना हो, उसके लिए ये प्रशिक्षण हो रहे हैं. तो अब ये जब हमारा सिलसिला ख़त्म होगा तो 2025 के लगभग शुरू में एक रोबो भेजा जाएगा. यानी वो जीवित मानव नहीं होगा लेकिन रोबो, और वो भी फीमेल रोबो इस बार होंगी. उनका नाम वायो मित्र इन्होंने रखा है. तो वो जाएंगी, वो सारे वो जो प्रक्रिया बाद में जाकर के मानव ने करनी है वही करेंगी, सारी एक्सपेरिमेंट्स वहाँ करेंगी. उसके बाद वो लौटेंगी जब पानी में, तो उनको कैसे वहाँ से रिट्रीव करना, उसमें कोस्टल गार्ड्स का भी सहयोग रहेगा, नेवी का भी रहेगा. और वो सब कुछ जब सुरक्षित हो जाएगा और हम सब भी को भी तसल्ली हो जाएगी कि हम सब
जैसे हमने चाहा है वैसा करने की स्थिति में पहुंच गए हैं, तो फिर एक मानव लगभग 2025 के मध्य में भेजा जा सकता है। अच्छा, 2025 आपका टारगेट है अभी? क्योंकि हमारा डिले हो गया इसलिए। नाइस मैम, चांद को लेके सबसे ज़्यादा गाने लिखे गए, सबसे ज़्यादा कविताएं लिखी गई, पर जब चांद के बारे में ये जानकारियां आपको मिली, सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सी ऐसी जानकारियां आप कहेंगी कि उस मिशन के ज़रिए हम लोगों को पता चली है, और आपके हिसाब से सबसे एक्साइटिंग जानकारी उसमें से क्या थी? First thing, I think before Jankari, this demonstrating soft landing on the lunar surface itself is a first important step for going towards our future lunar missions, because soft landing on a planetary body is very important to further take up the other objectives actually. That is something very important, I would say, what we have demonstrated, because South Pole has lot of science, lot of interesting things to explore, because there are permanently shadowed regions where we can find more of water resources there. And so going towards a South Pole itself is a very important challenge, which we have demonstrated. This itself is a gateway for lots of other future explorations, what we'll be able to do. And also it paves as a gateway for future missions. So that is the first thing I would say. And then next is with all the instruments, whatever we have flown, lot of understanding we have got about the environment there, whether it is safe enough for the human, what is the, as I said, what is the plasma environment there, what is the mineral resources which will be helpful for human missions when we go there, what are the resources available. So these resources will give a great insight into whether the particular area is safe enough or good enough for future explorations. So the science has given lot of outcome. The science outcome is very helpful. And also, apart from whatever we planned, we did certain extra things also, like we did the HOP experiment. This is a step towards our future sample return missions and other missions. So we could once again fire the engines and try to demonstrate to a certain extent an ascent. Like this, many things we could demonstrate with this Chandrayaan-3 mission. So all this are, I would say, is a step for the next future missions. Ma'am, correct me if I'm wrong, but is a solar mission much more difficult also, because we've been hearing about moon missions for a long time, internationally also, but the solar mission, is it that much difficult as I, as a commoner, understand it? Plus, what is it that you're targeting? And right now, at what point of success are you? Actually, see, all missions are difficult only because space, it is unpardoning, so we have to be very careful in space. So it is the technology which differs or little more difficult. As I take Chandrayaan-3, so that landing, that because you have to control the speed and everything within a shorter time, and at the same time you have to land it. So here in the solar missions, because internationally also a lot of solar missions have happened, and here because first time we are attempting to go to a Lagrangian point, that point is an imaginary planet like it acts. So there first time we are venturing, so it's a first time experience, and it's more difficult for us. Though it is done internationally. So this is the first time we are attending. And success-wise, we are very confident that we'll be able to insert it into the halo orbit. As on today, whatever the maneuvers, the firings, what we could do, that all went on well. So we are more confident that we'll be able to insert it as planned. All the best, ma'am. पूरे देश की शुभकामनाएं हमेशा रहती हैं इसके लिए. लेकिन जितेंद्र जी, ये समझाइए कि एक गगनयान की तैयारी चल रही है, साथ में समुद्रयान की बात आपने कर दी. ये समुद्रयान का जो मिशन है, इसके ज़रिए एक तो अचीव क्या करेंगे, और कितने पैरेलल मिशंस ये सब एक साथ चलते रहते हैं? पैरेलल अगर ये हो गए तो इत्तफाकन हो गए, क्योंकि पहले इस तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी थी. तो ये सारा सिलसिला अधिकतर प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद हुआ, क्योंकि उनका विज्ञान के प्रति रुझान भी था और वो इन चीज़ों को समझते भी थे, उन्होंने इसको प्रोत्साहित भी किया. अब दोनों ही मिशन, गगनयान की भी घोषणा उन्होंने स्वयं की लाल किले से,
अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में, और डीप सी मिशन की भी 2 बार की कंजिक्यूटिवली 15 अगस्त को, यानी उसको इतनी प्राथमिकता दी और देशवासियों को ये एक प्रतिबद्धता का एहसास दिया, तो उससे हमें प्रोत्साहन भी मिला, हमें साधन भी मिले। अब जैसे ये गगनयान का, जैसे आपसे मैंने अभी जिक्र किया कि 2025 का टारगेट, साथ ही साथ हमारा डीप सी मिशन शुरू हुआ है, उसके तहत समुद्रयान गया है। अब समुद्र का जो अंतिम शोर रहता है, तट उसका सी बेस, वो लगभग 5000 स्क्वायर फीट। तो अब वहाँ पे हमने हमारा अभी थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन तो शुरू हो गया है ऑफ द सी वाटर्स, लेकिन वहाँ तक जाने की योजना है। वो मुझे लग रहा है इसमें अभी हमें 2-3 साल लग जाएंगे। हो सकता है कि गगनयान के साथ साथ ही हो या थोड़ा सा गगनयान के बाद हो। उसका महत्व ये रहेगा कि हमारे पास अब जब हम कहते हैं कि 2047 में हम शिखर पटल पर पहुंचेंगे और हमारी इकॉनमी अब नंबर 1 हो जाएगी, तो हमने कभी ये नहीं सोचा कि उसमें वैल्यू एडिशन कहाँ से होगी। जब मैं कहता हूँ कि आज मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, 2 महीने के बाद मेरी आमदनी 10,000 हो जाएगी, तो कभी किसी ने पूछा मुझे, नहीं तो इनकम टैक्स वाले आके पूछेंगे कहाँ से आएगा। तो उसके पीछे एक वैज्ञानिक साधन है। हमारे बहुत से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो इस सरकार के आने से पहले अनएक्सप्लोर्ड रहे या अंडर एक्सप्लोर्ड। उसमें सबसे बड़ा रिसोर्स है ओशन रिसोर्स। भारत ही एक ऐसा देश है जिसके पास 7,500 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है, कोस्टल लाइन, उड़ीसा से लेकर के महाराष्ट्र तक, और किसी और देश के पास है। अब ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी है, ऑस्ट्रेलिया आइलैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री भी है। तो मैं ऑस्ट्रेलिया के कुछ आए थे मित्रों, उनको कहा कि यू हैव अ कॉन्टिनेंट, यू हैव अ कंट्री, यू हैव आइलैंड, बट यू डोंट हैव एन ओशन। आई हैव इंडियन ओशन। तो हमारे पूर्वजों ने जब इसका नाम हिंद महासागर रखा या इंडियन ओशन रखा, तो उनको ये एहसास था कि इसके अंदर कितनी संपत्ति छपी हुई है। तो जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो इतने मिनरल्स, बायो रिसोर्सेज वहाँ से हमें उपलब्ध होंगे। आने वाले समय में बायो इकॉनमी बहुत बड़ा रोल अदा करने वाली है हमारी अर्थव्यवस्था में। बायो इकॉनमी में हमारी अभी तक पिछले 10 सालों में लगभग 12-13 गुना वृद्धि हुई है। हम केवल 10 बिलियन डॉलर पर खड़े थे, आज हम लगभग 130 बिलियन डॉलर आ गए, और अब अनुमान है कि आने वाले 2025 तक हम 150 या 200 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगी। तो ये बायो इकॉनमी हमारे 2 सोर्सेज से आएगी, एक तो ओशन रिसोर्सेज, दूसरे हिमालयन। अब हमारे 3-4 राज्य हिमालय की गोद में हैं, उसको भी एक्सप्लोर नहीं किया। सो साइमल्टेनियसली वहाँ भी काम शुरू किया। हमारा जो अरोमा मिशन है, जिसे पर्पल रेवोल्यूशन के नाम से जाना जा रहा है, 3000 हमारे एग्री स्टार्टअप्स लेवेंडर के माध्यम से तैयार हो चुके हैं पिछले 3-4 सालों में, और वो लाखों रुपया कमा रहे हैं। तो एक एग्री स्टार्टअप्स का एक अलग क्षेत्र था जिस पर हमने ध्यान नहीं दिया। कि हुआ क्या कि स्टार्टअप्स का कॉन्सेप्ट बाहर से आया, लैंड किया बेंगलोर में, तो आईटी के साथ जुड़ गया। यानी हमारा एक्सक्लूसिव है एग्री, हमारा एक्सक्लूसिव है बायो, हमारा एक्सक्लूसिव है मिनरल्स। तो जब हम समुद्र से करेंगे तो वो, मैं तो व्यंग में कह रहा था किसी को कि किसी सिविल सर्वेंट को कि अभी आपको इलीगल माइनिंग की यहाँ दिक्कत रहती है, आपको इलीगल माइनिंग नीचे चेक करनी पड़ेगी। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी का एक सोर्स बनने वाला है, हमारा ओशन रिसोर्स और हमारा हिमालयन रिसोर्स, और साथ ही साथ हमारा स्पेस। क्योंकि स्पेस इकॉनमी के ज़रिए हम, अभी हमारी इकॉनमी बहुत कम है स्पेस में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम सिर्फ 8 बिलियन डॉलर पे हैं, लेकिन हम इतनी तेज़ गति से बढ़े हैं कि 2040 तक हम 100 बिलियन डॉलर पे पहुंच जाएंगे। और ये अनुमान हमने नहीं लगाया, बाहर की एजेंसीज लगा रही है। एक ALD रिपोर्ट होती है, हमारा अनुमान था कि हम कम लगेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जिस तरह से आपने छलांग लगानी शुरू की है। तो यानी ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी नहीं थी, लेकिन ये बहुत अहम। और दूसरा इसमें एक दूसरा ये भी लाभ रहता है कि क्योंकि ये ग्लोबल एरियाज़ हैं, और अगर हमने ग्लोबल पावर बनना है या ग्लोबल अपना रोल अदा करना है या अपने लिए ग्लोबल एक पोजीशनिंग बनानी है, तो वी हैव टू लिव अप टू ग्लोबल पैरामीटर्स, ग्लोबल बेंचमार्क्स, ग्लोबल स्ट्रेटजीज। एंड पहले समझा जाता है कि साहब ये हिंदुस्तानियों को क्या पता स्पेस का, हिंदुस्तानियों को क्लाइमेट का भी नहीं कुछ पता, इनको क्लीन एनर्जी का कुछ नहीं पता। आज हम टारगेट ले कर रहे हैं नेट ज़ीरो 2070, यानी उस तरह से भी अब भारत की साख मानी जाने लगी।
तो मुझे लग रहा है कुल मिलाकर के इसमें हमें ये लाभ होगा, और नीचे का भी हम एक्सप्लोर करेंगे और ऊपर का भी। और जैसे आपने कहा कि बड़ा रोचक होगा कि एक हिंदुस्तानी अंतरिक्ष में जाएगा, एक समुद्र के अंदर जाएगा। इंतजार करेंगे हम सब उस दिन का। निगाह मैम, वी आर शोइंग सर्टन पिक्चर्स ऑन द पैनल हियर, यू कैन सी। व्हाट आर दीज एग्जैक्टली? द सन एट वेरियस टाइम्स और थ्रू? No, it is sun at by different filters, what we call different frequencies. We will be viewing the sun, and the filter, different filters show you different scientific outputs. So that's how, and this coloring is also, it's a pseudo coloring. It's for indicating different wavelengths. So, the sun, why I asked you that the sun mission, the solar mission looks more difficult is because चांद को तो मामा कहते हैं, sun is लगता है जल जाएगा कोई भी पास जाएगा तो you will get burnt. But these pictures are actually, for a while I thought that probably it's the Chandrayaan mission that we are showing pictures, but the red one and the glowing one show that it's the sun. So, but these missions, and when we sitting at home hear about these missions, they actually simplify a lot of the space for us. A child lying on their bed and looking at the sky, starry skies. Did it start like that for you also? Or was it more complicated? Matlab, just looking out there and thinking that I want to know about this planet. No, it's okay. It is simple, as you told. For the common man, it is simple to. So we also started like understanding so looking at the sky, try to understand, because anyone as a human, you will have always the question where you come from, where we are going back, and what is the origin of human race. So that is the intuition. That is the essence of the human spirit. So everyone have that question, and these two partially we try to answer this through So this. from that curiosity till now, do you Yes. think India is a superpower in space today? Not. How many more years will we take? How many? More years will we take? So presently we have around 28% we are females are. No. India, a superpower in space science. Yeah. Another maybe 30-40 years we'll catch up. 30-40 years. Yes, we'll catch up with, because already we are lagging behind, and to the internationally what the missions what they have, we are maybe by 2040 we'll be equaling the internationally a superpower. 2040. It is 2023 right now. Okay. And right now, which position are we in the world? We are fifth position. Fifth in the world, ma'am. सुपर पावर बनने में आपके हिसाब से अभी हम में वो पोटेंशियल है पूरा? Yes, Chandrayaan and Aditya itself, Aditya mission, L1 missions are a demonstration of our power actually. Because for the first time, we have become the first country to demonstrate a soft landing near to South Pole of the moon. We have become the first. We have become first on a particular aspect. So this itself gives a great confidence, but we are going in the right track with a lot of because there are a lot of new technologies. One point what I would like to emphasize, or which would give confidence towards whatever I'm telling, is Chandrayaan 3 mission itself is a testament towards this. It's a completely indigenous mission. All the advanced technologies what we have built towards Chandrayaan 3, the first landing mission, is completely indigenous. It is built in our own labs actually. So this itself gives a confidence. What we have built on our own, with whatever we have built on our own, we could demonstrate and become the first country. So I think this itself is giving us more and more confidence towards whatever missions we are going to take up. We are going in the right path with a good spirit and with excellent teamwork. As a team, we are doing whatever projects given to us, and I feel we are in the right track. And as Madam said, yes, we are inching towards that in a good speed. मतलब इतना लेट शुरू करने के बाद अगर हम सुपर पावर बनने से, मतलब वैज्ञानिकों को मैं कहूंगी ना कि वो थोड़ा सा कम हाथ खींच कर ही बोलते हैं, वो दावा नहीं करेंगे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन उसमें भी अगर वो 1 से 1.5 दशक बोल रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है जी। नहीं, उसमें ऐसा है श्वेता जी कि हम बड़े मॉडेस्ट होके जो हमारी रेटिंग अपने बारे में है वो कम है, दूसरे देशों की हमारे बारे में बहुत ज़्यादा हो गई है।
जैसे मैंने स्पेस इकोनॉमी में कहा, तो हम जब प्रोजेक्शन कर रहे थे तो सोचा कि 2040 तक कहाँ तक पहुँचेंगे, अभी तो 8 बिलियन है, 40 तक। सडनली आई केम अक्रॉस द ALD रिपोर्ट, उसने कहा साहब अब इतनी छलांगे लगा रहे हैं, आप तो 100 तक पहुँच जाएंगे। फिर हम फिर से बैठे वैज्ञानिकों को, तो कहा हाँ संभावना है, क्योंकि अभी ये हमारे दरवाजे खुले हैं। और दूसरी बात ये है कि अभी भी वी आर अहेड इन मैनी वेज। जैसे उदाहरण के तौर पर वहाँ पर जल होने का प्रमाण या पानी होने का प्रमाण चंद्रयान लाया, जैसे उन्होंने कहा साउथ पोल पे जाने का चंद्रयान लाया। सारी दुनिया उत्सुकता से इंतजार कर रही है कि साउथ पोल की क्या फाइंडिंग है, क्योंकि उनके पास नहीं है। सो नाउ दे आर पिकिंग अप क्यूज फ्रॉम अस। तो जहाँ पहले हिंदुस्तान दूसरे देशों की अगुवाई में काम करता था, आज दूसरे देश हमारी अगुवाई में काम करने को तैयार। इसका एक दूसरा प्रमाण आया कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले दिनों गए थे DC, वॉशिंगटन DC, तो वहाँ पर जो एग्रीमेंट्स हुए उसमें से एक तो आर्टिमस एग्रीमेंट अकॉर्ड था, दूसरा ये भी था कि इंटरनेशनल सर्विस स्टेशन जो मैनेज करता है अमेरिका और उसके साथ कुछ और देश, उसमें हिंदुस्तान के एक एस्ट्रोनॉट को भेजा जाए, और संभवतः अगले वर्ष ऐसा होगा। यानी दे आर सॉलिसिटिंग आर एस्ट्रोनॉट, क्योंकि उनको अब हमारी प्रतिभा पर अब इतना विश्वास भी हो गया और लगता है कि ह्यूमन रिसोर्स हमारा कहीं अधिक है उनसे, तो इसलिए उसमें भी हम ऊपर हैं। सो वी आर सर्टनली ए फ्रंट लाइन नेशन। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो हमने इस्तेमाल करना शुरू किया स्पेस, ये मुझे लगता है कि रोल मॉडल है। बाकी देशों में ऐसा नहीं होता। आज हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी हर शोबे में, हर क्षेत्र में इस्तेमाल हो रही है। डिफेंस में, जैसे मैंने कहा, हेल्थ में, कंस्ट्रक्शन में, रोड्स बिल्डिंग्स में, तो ये सब वहाँ नहीं, क्योंकि हमारा देश इतना बहुमुखी है, हिट्रोजन से, उनकी ज़रूरतें भी उस तरह की नहीं है। आखिर में हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि नेक्स्ट ईयर के लिए आपका जो एजेंडा है अपने लिए या देश के लिए, वो प्लीज़ यहाँ पर अगर आप हमारी टेक टीम से, मैं किसी से कहूँगी हेल्प कर दें प्लीज़। यस, यू वांटेड टू ऐड समथिंग? अच्छा, वी जस्ट रिक्वेस्ट यू टू राइट योर एजेंडा फॉर नेक्स्ट ईयर प्लीज़। और जितेंद्र जी, इतने देर में मैं आपसे धारा 370 को लेकर जो कोर्ट का निर्णय आया है उस पर भी आपकी राय जानना चाहती हूँ। दिस इज जस्ट फॉर 1 ईयर, मतलब सूरज से लेकर मार्स, वीनस, और ये हम 1 साल की बात कर रहे हैं, हम पता नहीं किस किस शहर जाएं।